नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और हम बात कर रहे हैं महाविध्वंस। जी हां, ट्विन टावर का आज आखिरी दिन है। आज ट्विन टावर जो है उसे डेमोलाइज कर दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। ट्विन टावर ध्वस्त होने की कुछ घंटे ही बाकी हैं। आज आखिरी दिन है ट्विन टावर का। ढाई बजे समय बताया जा रहा है ट्विन टावर को गिराने का। काफी वक्त से ट्विन टावर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले इसको गिराने का फैसला सुनाया और अब आज की तारीख जो है काफी अहम है। आज ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा। 2:30 बजे का समय बताया गया है। तमाम सारी तैयारियां प्रशासन ने कर ली हैं। और कई सारे बातें भी सामने आ रही हैं। जो प्राधिकरण है, अथॉरिटी के जो अधिकारी कर्मचारी और जो बिल्डर्स हैं, उनका जो गठजोड़ रहा, उसकी वजह से आज ये स्थिति आ गई कि इतनी बड़ी इमारत आज ढह जाएगी। जो इमारत बनाई गई थी लोगों के रहने के लिए, लेकिन अब ये जमींदोज हो जाएगी। बहुत सारे कारण हैं। बिल्डर्स और जो अथॉरिटी है, जो उनके कर्मचारी अधिकारी, उनकी भूमिका जो इस पूरे निर्माण कार्य में रही, बहुत संदिग्ध रही। कई सारे अधिकारी कर्मचारियों के नाम सामने आए और जो लोग थे, जो बायर्स थे, उनके लिए जो एक खराब रहा ये लंबा वक्त, क्योंकि उन्होंने सोचा था यहां पर अपने आशियाने बनाएंगे, रहेंगे, लेकिन उनका सपना टूटा। हालांकि बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं जिनका रिफंड अभी तक नहीं हुआ। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ दिलीप अग्नोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। इसके अलावा शान मोहम्मद नोएडा से मौजूद है, हमारे संवाददाता, और हमारे सहयोगी शिवम यादव भी जुड़ गए हैं। शुरुआत दिलीप अग्नोत्री जी आप ही से करेंगे। सर, एक लंबा वक्त ट्विन टावर का मामला जो हाई कोर्ट पहुंचा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कई लोगों के जहन में इस वक्त खुशियां चल रही हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कई लोग जो हैं दुखी भी हैं। उनको लग रहा है जो सपना हमने संजोया था वो आज टूट गया। लेकिन कई बायर्स खुश हैं कि उनको लगा था कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जो भ्रष्टाचार है वो निर्माण में ज्यादा उजागर हुआ है। जी बिल्कुल, आपका कहना ही बिल्कुल सही है कि जो मध्यम वर्गीय होता है परिवार, उसके लिए घर का सपना देखना, सजोना एक बहुत बड़ी उसके लिए उम्मीद लेकर आता है और कई पीढ़ियों के लिए वो इसका इंतजाम करता है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे सपना संजोया होगा या पैसा दिया होगा, उनमें से बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि अवैध ढंग से निर्माण चल रहा है। तो उन्होंने इस पे अपने बहुत लोग अपने जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं मकान बनवाने में, मकान खरीदने में। तो एक उम्र में पूरे जीवन में उनके लिए एक अवसर ऐसा आता है, तो उन सबके दृष्टिकोण से अगर हम लोग को जोड़ कर देखेंगे तो निश्चित ही उन लोगों के लिए बहुत कष्ट का विषय होगा। लेकिन दूसरी बात जो है, इसका दूसरा पहलू ये उजागर हुआ, ये जो भवन गिरा, इसके साथ ये बहुत से मामले ऐसा नहीं कि दफन हो गए, बहुत से मामले इसमें उजागर होंगे। और किस तरह से, जैसा आपने भी बताया कि अधिकारियों का, बिल्डर्स का और भी तमाम लोग होंगे, किस तरह से उनके गठजोड़ से इस तरह के निर्माण होते हैं और उसका खामियाजा अंततः सबको, जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, जिन्होंने पैसा लगाया होगा वो, और जो प्रकृति का नियम है उसको भी कहीं कहीं बहुत बड़ा प्रदूषण और नुकसान पहुंचता है। जब हम कोई भवन बनाते हैं, जब हम कोई भवन का विध्वंस करते हैं, तो ये सब प्रकृति के प्रतिकूल ही कार्य होते हैं। इन सब की कीमत प्रकृति को ही चुकानी पड़ती है और पर्यावरण संकट बनता है। केवल एक भवन की बात नहीं। तो मेरा केवल ये कहना है, न्यायिक फैसले से हो रहा है, लेकिन ये जरूर अब सुनिश्चित होना चाहिए कि ये जो घोटालों का, भ्रष्टाचार का जो गठजोड़ है,
जिसमें अधिकारी भी शामिल होंगे, भ्रष्टाचार और सर सवाल ये नेता कि भी जो शामिल अधिकारी होंगे। कर्मचारी हैं, सिर्फ ये जो अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी, यहाँ का तो मामला सामने आ गया है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे अथॉरिटी प्राधिकरण हैं उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में, जिनके अधिकारी कर्मचारी जो हैं कई बार नक्शा पास कर देते हैं लोगों का। बड़े बड़े बिल्डर्स उनके पास पहुंचते हैं और उनको कुछ ऑफर करते हैं, वो राजी हो जाते हैं। उनको डर नहीं लगता किसी तरह का। उनको लगता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नौकरी जाएगी लेकिन मोटी रकम तो मिल जाएगी। उस डर को कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, क्या जो कानून है सर उसमें बदलाव किया जाए, या फिर जैसे हम देखते हैं आजकल जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जो बुलडोजर चल रहा है, जहां भ्रष्टाचार है वहां बुलडोजर चल जाता है, तो क्या इन अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर ही बुलडोजर चलेगा? दिलीप जी। इससे सहमत हूँ कि ये जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक भ्रष्टाचार को रोकने का एक तरीका अपनाया है और हजारों करोड़ की संपत्ति इस दौरान जब्त भी की गई है। बुलडोजर का मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी बहुत उठा था। तो ये जो भवन बना है वो, इसके गिराने पे जो लागत आएगी वो, और जिस तरह से भ्रष्टाचार के जो दोषी हैं उनके विरुद्ध भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि एक संदेश जाना चाहिए तुरंत कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने गड़बड़ी की है, उन सबके खिलाफ एक ऐसा सबक तो जाना ही चाहिए सरकार की ओर से कि जिससे जो आगे आने वाले जो भी लोग इस तरह के लोग हैं जो इस प्राधिकरण में रह के भ्रष्टाचार और घोटाले करते हैं, उन सबके लिए एक मैसेज जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए था। इसको केवल इस रूप में नहीं देखना कि भवन बना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो ध्वस्त हुआ जा रहा, ये नहीं। तो जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और एक पूरे मशीनरी के लिए एक संदेश देना चाहिए। बिल्कुल सर, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से मौजूद हैं, साथ ही हमारे सहयोगी शिवम यादव हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम का रुख कर लेते हैं। शिवम, चूंकि आप भी नोएडा में मौजूद हैं, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है और क्या लग रहा है कि बायर्स जो हैं वो अभी भी परेशान हैं, उनका रिफंड नहीं हुआ अभी तक? सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा है कि कुछ रकम जो है वो ली गई, उससे लोगों को पैसा जो है वो दिया जाएगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, ये काफी लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है। ये कोई 1 या 2 साल नहीं, बल्कि इसमें एक लंबा समय गुजर चुका है अब तक। और अब फैसला ये हुआ है कि भारत को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाए। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आज इस टावर को जब इसको नेस्तनाबूद किया जाएगा, इसको जब जमींदोज किया जाएगा, उस वक्त न सिर्फ उस टावर में जो जिन्होंने अपने फ्लैट खरीदे थे, अपना जो हार्ड अर्न मनी लगाया था, उसमें मतलब रहने की इच्छा जाहिर करने वाले लोगों का नुकसान हो रहा है, बल्कि जो आसपास जो लोग हैं उनको भी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप यकीन मानिए कि यहाँ पर जितने भी टावर हैं, करीब 40 ऐसे टावर हैं जो इससे प्रभावित होंगे और 10 किलोमीटर की एरिया में ये जो विस्फोटक आज लगाए गए हैं इनका असर देखने को मिलेगा। अब आप समझिए, जो लोग आसपास के टावर में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन के लिए शिफ्ट हुए हैं, यानी वो कभी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनसे मैं खुद मिला हूं, वो किसी ना किसी होटल में जाकर पिछले 1 या 2 दिन से रह रहे हैं। उनके घर में 1 या 2 नहीं बल्कि 4-4, 6-6 लोग हैं। तो ऐसे में उनको 2-2, 3-3 लेकिन शिवम, जो खबर ये आ रही है कि जो प्रशासन है उसने उन लोग को शिफ्ट कराया है, कई सारे अपार्टमेंट्स के नाम सामने आए कि उनको वहां शिफ्ट कराया गया है, और जैसा कि आप कह रहे हैं 1-2 दिन बाद वापस आ जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे? क्योंकि उसके बाद कहा जा रहा है जो प्रशासन है वहां जाकर चेक करेगा, वहां सब कुछ ठीक है, उसके बाद उनको परमिशन दी जाएगी। जी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन आज शाम का वक्त है। शाम को 5 बजे पूरी तरह से जब ये देख लिया जाएगा कि जो मलबा है वो पूरी तरह से अपनी जगह पर आ चुका है, उसको ठिकाने लगा दिया गया है, या उसकी कोई जो डस्ट है वो बहुत ज्यादा प्रभावित तो नहीं कर रही है, उसकी क्लियरेंस मिलने के बाद ही 5 बजे के बाद उनको ये बताया जाएगा कि आप अपने अपने घरों में, अपने अपने फ्लैट्स में आ सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये काफी लंबे समय से शुरू की गई। सोमवार को इसका जो विस्फोटक लगाने का जो काम है वो पूरा किया गया, और सबसे अहम चीज है कि इस विस्फोटक के लगाने के बाद अगर आज कोई भी चूक होती है तो आप ये समझ लिए इतनी जो लंबी जो प्रक्रिया है, इसको जो गिराने की जो पूरी प्रोसेस है उसमें जो समय खपाया गया है, जो लगाया गया है, अगर एक चूक हुई
वो पूरी धूमिल हो सकती है। अब उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। यहाँ पर जो तार हैं, जो वायर हैं, जो अलग अलग विस्फोटकों से कनेक्ट किए गए हैं, ये मैं अपने पीछे दिखा सकता हूँ, शायद आपको ठीक से नजर नहीं आ रही होगी। मैं करीब 1.5 किलोमीटर दूर इस टावर से खड़ा हुआ हूँ। ये 1.5 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि 3 किलोमीटर के एरिया में इसकी जो डस्ट है, इसकी जो धूल है, वो लोगों को प्रभावित करेगी। अब जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था उसकी मैं बात करता हूं। तो जो वायर जो कनेक्ट किए गए हैं उनको लगातार इस वक्त चेक किया जा रहा है कि अगर कहीं भी कोई वायर ऐसा हुआ जो एक दूसरे से कनेक्ट ना हुआ, या कोई भी ऐसी खामी आती है जहां पर वो वायर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होता है, तो आप ये समझिए पूरी की पूरी प्रक्रिया फेल हो सकती है। इसको लेकर मतलब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, और यहाँ पे कई ऐसे सेक्टर्स हैं। यहाँ पर 46 से अभी एक खबर आ रही थी कि वहां पर लोग हवन पूजन करना शुरू कर दिए कि जो ध्वस्तीकरण है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से सही ढंग से पूरा हो पाए। बिल्कुल शिवम, जो जानकारी मिल पा रही है कि जो कंपनी है, जिस कंपनी को जिम्मा दिया गया, उसने पहले केरल के कोची में एक बहुमंजिला इमारत को इसी तरह ध्वस्त किया था, तो वो बड़ी कॉन्फिडेंट है। वो कह रही परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने पूरी तैयारी कर ली है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बता दूं कि वो जो इमारत गिराई थी वो करीब 19 मंजिला इमारत थी, और अब ये जो इमारत गिराई जा रही है ये उससे काफी बड़ी, और देश में ऐसा पहला ये टावर है, मतलब ट्विन टावर है, जो अब तक इतना लंबा ट्विन टावर कहीं पर ध्वस्त नहीं हुआ है अपने पूरे देश में। शिवम, आपको रोकना चाहेंगे। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। चूंकि समय कम है, आपने अपना कीमती समय दिया। और शिवम, आपके पास भी वापस आएंगे, और हमारे साथ शान मोहम्मद ही बने हुए हैं, उस शिवम हमारे सहयोगी बने हैं। आप दोनों के पास वापस आएंगे इस वक्त। तो लगातार हम ट्विन टावर्स पर आगे भी बात करते रहेंगे, चूंकि आज का दिन बहुत अहम है। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। हमें इति की चिंता होती है, अथ की नहीं। यानी हम लोग परिणाम की चिंता कार्य की शुरुआत होने के पहले ही करने लगते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी कठिनाई होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को एक ही बात कही थी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हमने कुछ भी इससे प्रेरणा प्राप्त की होती तो हमारे कर्म के साथ ही हमारा फल भी जुड़ जाता, और हम इति की चिंता नहीं करते बल्कि अथ की चिंता करते, यानी कार्य की शुरुआत कैसे करनी है। अगर हम इसमें थोड़ी सी बुद्धि विवेक लगा लें तो अपने आप ही उसके परिणाम लक्षित होंगे। जो हम चाहते हैं उस प्रकार के परिणाम हम सबके सामने अपने आप ही आते हुए दिखाई देंगे। और इसलिए हम सबको अगर जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसर होना है तो हमारा प्रयास कार्य की अच्छी शुरुआत की होनी चाहिए। अच्छी शुरुआत होगी, पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ हम अगर उस कार्य के साथ जुड़ जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बन सकता, कोई बाधा नहीं बन सकती है। अच्छी शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार करिए। और विश्वविद्यालय ने एक अच्छी शुरुआत की है। यह अच्छी शुरुआत इस बात की गवाही देती है, विश्वविद्यालय में आज आयुर्वेद की बीएमएस की पढ़ाई भी प्रारंभ हो चुकी है। मुझे पिछले दिनों विश्वविद्यालय के बीएमएस के छात्रों के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे पिछले दिनों यहां पर और फिर इन लोगों के लखनऊ कुछ इन्होंने सेंट्रल लैबोरेटरी का इन लोगों ने वहां पर भ्रमण किया था। उस दौरान भी उनसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उनके मन में एक हौसला है, एक जज्बा है। अभी मैं यहां पर देख रहा था नर्सिंग में एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग,
उनसे जुड़े हुए प्रशिक्षुओं ने जिन्होंने अपने अपनी क्लास में उत्तम स्थान प्राप्त किया है, उन्हें यहां पर विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया। पैरामेडिकल के ढेर सारे पाठ्यक्रम यहां पर प्रारंभ हुए हैं। जो पूरी चिकित्सा स्वास्थ्य की नींव है, उसकी बैकबोन है, वह पाठ्यक्रम भी यहां पर प्रारंभ हो चुके हैं। इस नए सत्र में भी मुझे बताया गया कि अन्य अनेक कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हो रहे हैं, जो आज की आवश्यकता के अनुरूप इन छात्र छात्राओं को समाज और राष्ट्र के लिए अपने आप को एक योग्य नागरिक के रूप में साबित करने के उस प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने, और विश्वविद्यालय ने मेहनत करके प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यह एक वर्ष की उपलब्धि के साथ उसे जोड़ा जा सकता है, और इसलिए एक वर्ष की इस उपलब्धि के लिए संतुष्टि के साथ ही हमें अपनी आगामी शिक्षा क्षेत्र की उन चुनौतियों की तरफ और स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों की ओर अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय आरोग्य धाम में स्थित है। यहां पर शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी कार्य हो रहा है। और मैं भी देख रहा था, मैं एक दिन एक समाचार पत्र की रिपोर्टिंग देख रहा था। विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी, आर्मी मेडिकल कोर के मेजर जनरल पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय ज्वाइन किया और विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आज अपनी सेवा दे रहे थे। उन्होंने यहां पर यहां पर चिकित्सालय भी है, और मुझे बताया गया कि आज पहले स्थापना दिवस में एक स्वास्थ्य मेला का आयोजन भी यहां पर आयोजित किया गया है। तो एक चिकित्सक होने के नाते एक स्वाभाविक जिज्ञासा कि इन क्षेत्रों में कौन से कारणों से अकस्मात लोगों की मौतें हो रही हैं, उसके कारण क्या है। उन्होंने विभिन्न यहां के चिकित्सालय के, गोरखनाथ चिकित्सालय के, मेडिकल कॉलेज, एम्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और आसपास के क्षेत्रों के कुछ डाटा इकट्ठे किए। लैब से उन्होंने उस डाटा को भी मिलान किया, जो टेस्टिंग रिपोर्ट थी उसको भी मिलान किया, और फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाले कि वास्तव में मौत के आंकड़े किन बीमारियों के कारण थे जिन्हें हम बीमारी नहीं मानते थे, जिन्हें हम कुछ और कारण मानते थे। किसी को इंसेफ्लाइटिस मानते थे, किसी को मेनिंजाइटिस मानते थे, किसी को हम डेंगू मानते थे, लेकिन इन सब से इतर उन्होंने अपना एक नया शोध प्रस्तुत किया कि नहीं, ये जो छुछुंदर होता है ना, चूहा के पेशाब से भी एक बीमारी होती है। गांव में जो झाड़ झंकार होता है उसके कारण वो पैदा होते हैं, और वह मौत का कारण था, और वह सभी समाचार पत्रों ने उसे बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का काम किया था। और मुझे लगता है कि यह चिकित्सा क्षेत्र में, नर्सिंग क्षेत्र में, पैरामेडिक के क्षेत्र में, या तमाम प्रकार के जो पाठ्यक्रम हैं, इन पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में भी जो अन्य अनेक शोध के अवसर हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में व्यापक अवसर है। एक एक अभियान हमारे लिए शोध का विषय बन सकता है, एक नए पब्लिकेशन का विषय बन सकता है, रिसर्च पेपर का विषय बन सकता है। हम उसके माध्यम से अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं, और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जोड़ करके जब हम आगे बढ़ेंगे, यही तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, फिर अपने रिसर्च को पेटेंट कराना, और पेटेंट करा करके फिर अपने को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के संस्थान के रूप में स्थापित करना। यह विश्वविद्यालय और सभी संस्थाएं अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़ेंगी तो सचमुच भारत शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्लोबल रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकता, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोरोना कालखंड में इसी उद्देश्य से लागू भी की गई। कोरोना कालखंड में इसीलिए
आप सब जानते हैं, जब पूरी दुनिया कोरोना से पस्त थी, पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से अपने स्वयं के बचाव में लगी हुई थी, तब भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़े अभिनव कार्यक्रम चल रहे थे। यहां पर जीवन भी बचाया जा रहा था और जीविका को भी बचाने का कार्य हो रहा था। गरीबों के लिए फ्री में राशन की सुविधा हो रही थी, श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता दिया जा रहा था, लोगों के व्यवस्थित उपचार की सुविधा, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही थी। और अभी